हेलो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। तो पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्याएं। पहले हम देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली को देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, पहले देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या क्या होती हैं दोस्तों? आज तक जितनी भी संख्याएं हम पढ़ रखे हैं वो सभी वास्तविक संख्या होती हैं। जैसे हम 0 पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे संख्याएं पढ़े हैं। फिर और कौन सी संख्याएं पढ़े हैं? माइनस वाली संख्याएं पढ़े हैं, जैसे -1, -2, -3। और कौन सी संख्याएं पढ़े हैं? बटे वाली संख्याएं पढ़े, यानी कि परिमेय संख्याएं पढ़े हैं। 2/3, 5/6, 7/8। और कौन सी संख्याएं पढ़े हैं? दशमलव वाली भी संख्याएं पढ़े हैं हम। 3.14, 7.25, 3.74। हम ये भी संख्याएं पढ़े हुए हैं, दशमलव वाली भी संख्याएं पढ़े हैं। और कौन सी संख्या पढ़े हैं? रूट वाली भी संख्याएं पढ़े हैं, जैसे √2, √3, √4, √5। ये भी संख्याएं हम पढ़े हैं। तो आज तक हम जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं उन्हीं को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। तो हम कौन कौन सी संख्या पढ़े हैं? 0 भी संख्या पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या भी पढ़े हैं, माइनस वाली भी संख्याएं पढ़े हैं। और कौन सी संख्या पढ़े हैं? परिमेय संख्याओं को भी पढ़े हैं, दशमलव वाली संख्याएं भी पढ़े हैं, और रूट वाली भी संख्याएं पढ़े हैं। ये सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। आज तक हम जितनी भी संख्याओं को पढ़े हैं वो सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये क्या होती हैं? वास्तविक संख्या। अब कोई ऐसा उदाहरण लिया जाए जो वास्तविक संख्या नहीं होती है, जैसे रूट में -5, रूट में -3, रूट में -2। ये कौन सी संख्याएं हैं? ये परिमेय ये वास्तविक संख्याएं नहीं हैं। ये कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं नहीं हैं। अगर ये वास्तविक संख्याएं नहीं हैं तो ये कौन सी संख्याएं हैं? इन संख्याओं को कहा जाता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। इन संख्याओं के बारे में हम क्लास 11th के मैथ में पढ़ेंगे। तो हमने आज देखा क्या? पहले वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या क्या होता है? आज तक जितनी भी संख्याएं हम पढ़ रखे हैं उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्या। और एक उदाहरण हमने देखा जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, कौन है? रूट में -5, रूट में -3, रूट में -2। यानी कि रूट में अगर माइनस वाली संख्याएं आ जा रही हैं तो उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या नहीं कहते हैं। उन संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, हमें पहला टॉपिक आज के इस वीडियो में पढ़ना है। ये हो गया, पाठ का नाम था वास्तविक संख्याएं। तो हमने वास्तविक संख्या को देख लिया, लेकिन हमें आज के इस वीडियो में क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक पढ़ना है हमें अंक गणित की आधारभूत प्रमेय।
आधारभूत प्रमेय। दूसरा टॉपिक इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 7, ये सब कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि रूट 2 अपरिमेय संख्या कैसे होती है, रूट 3 अपरिमेय संख्या कैसे होते हैं। इनको हम सिद्ध करके देखेंगे कि रूट 2 अपरिमेय संख्या क्यों होती है, रूट 3 अपरिमेय संख्या क्यों होती है। तो हम पहला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो दोस्तों आज का पहला टॉपिक है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? यह कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। यह प्रमेय कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है तथा यह गुणनफल तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। कब अद्वितीय होता है? यदि हम इसके क्रम पर ध्यान ना दें। यदि हम इसके क्रम पर विचार न किया जाए, यदि हम इसके क्रम पर विचार ना करें तो विचार ना करें ना करें। यह प्रमेय क्या कहता है? यह प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कब? जब हम इसके क्रम पर विचार ना करें और ये जो गुणनखंड होगा वो अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब इसके जैसा कोई नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं अनोखा। तो दोस्तों
भाज्य संख्या क्या होती है? इसमें आया है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, ये देख लेते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके केवल, ऐसी संख्या, भाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब यहां पर है, फैक्टर का मतलब क्या है? फैक्टर का मतलब है दोस्तों कि ऐसी संख्या जो दो से ज्यादा अंकों से विभाजित हो जाए, मतलब ऐसी संख्या जो दो से ज्यादा अंकों से विभाजित हो जाए, उसी को हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे हो गया, जैसे में हो जाएगा 4, 6, 8, 9, ये ऐसी संख्याएं होंगी। अगर 4 को हम देखें, कौन कौन सी संख्या से भाग होगा? 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और खुद से हो जाएगा, यानी कि इसके फैक्टर कितने हो गए? 4 के 3 फैक्टर हो गए, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। 6 के कितने संख्याओं से भाग हो सकता है? पहला 1 से होगा, दूसरा 2 से होगा, तीसरा 3 से होगा, चौथा ये खुद से होगा। तो हमें भाज्य संख्या क्या कहता है? भाज्य संख्या ये कहता है कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। तो 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 6 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, और 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे या नहीं? पहला 1 से कटे भाग हो जाएगा, दूसरा 3 से भाग हो जाएगा, तीसरा 9 से हो जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। तो ये कौन सी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। अब देखते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हो, उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। जिसके केवल 2 फैक्टर हों। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 2 कितनी संख्याओं से भाग होगा? पहला 1 से होगा, दूसरा 2 से ये यानी कि खुद से होगा। तो इसके कितने गुणनखंड हुए यानी कि कितने फैक्टर हुए? 2। पहला 1, दूसरा 1 खुद से है, तो ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। दूसरा कौन सी संख्या होगा? 3। 3 किससे भाग होगा? पहला 1 से होगा, दूसरा ये खुद से होगा यानी कि 3 से होगा, तो ये अभाज्य संख्या है। और 5 किससे भाग होगा? 1 से होगा और स्वयं से होगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। तो ऐसे ऐसे ये संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब होता है कि ये कितने संख्याओं से भाग हो रहा है, मतलब ये किससे किससे भाग हो जाएगा।
तो दोस्तों देखते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का उदाहरण क्या होता है। जैसे जैसे 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, ये हो गया। अब भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। अगला उदाहरण ले लेते हैं 6। 6 क्या है, कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। जैसे 2 गुणा 3। तो ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये हो गया भाज्य और ये हो गया क्या, अभाज्य। अभाज्य अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 4 एक भाज्य संख्या है। इसको हमने किसके रूप में लिखा, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा। 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और 6 को हमने, 6 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। इसको हमने किस रूप में लिखा, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों ये बताओ एक कौन सी संख्या है, एक भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। एक कौन सी संख्या है, एक हमारा ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि भाज्य संख्या कहता है ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या कहता है, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन एक के कितने फैक्टर हो रहे हैं, सिर्फ 1 हो रहा है, इसलिए ना तो एक भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक उदाहरण और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे हमने लिया 9। 9 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या हो। इसको हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे हो गया 3 गुणे 3। ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। इनको हमने, 9 कैसा है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। यही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय हमें समझाना चाहता है। क्या समझाना चाहता है कि किसी भी प्रमेय, किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना हो दोस्तों ले सकते हो। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम अगला टॉपिक क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। हमें क्या सीखना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। इसको हम उदाहरण लेकर समझेंगे। जैसे हो गया हमारा 12 और 15। 12 और 15 का हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। 12 का अभाज्य गुणनखंड करो, किससे कटेगा, पहले 2 से। 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एक 3। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, किससे कटेगा, 3 से। 3 पाँचे 15, 5 एक 5। अब हमें इसका निकालना है HCF और LCM। तो इस 12 को और 15 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले लिख लो। कैसे, 12 किससे किससे अभाज्य गुणनखंड क्या बना है, 2 गुणे 2 गुणे 3। और 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना है, 3 गुणे 5। 3 गुणे 5। तो हमें निकालना है HCF। HCF निकालना है। HCF कैसे निकाला जाता है, जो चीज यानी कि जो अंक दोनों में कॉमन होगा वही हमारा
HCF हो जाएगा। तो ये हो गया 3। तो जो अंक दोनों में कॉमन होगा वही हमारा हो जाएगा HCF। तो ये हो गया हमारा HCF निकल गया। अब निकालते हैं हम LCM। LCM कैसे निकाला जाता है? जो अंक दोनों में कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे, जैसे हो गया 3। अब बचे के बाकी अंक उनको हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5। हम HCF कैसे निकालते हैं? जो अंक दोनों में कॉमन होगा उसको हम लिख लेंगे, वो हमारा हो जाएगा HCF। अगर इसमें कोई अंक और कॉमन होता उसको भी हम यहाँ पर गुणा करके लिख लेते हैं। अब हमें निकालना है LCM। LCM कैसे निकाला जाता है? जो अंक दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, अब जो कॉमन नहीं है उनको हम लिख लेंगे। अब इनका गुणा करो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पच्चे 60। तो LCM कितना हो गया? 60। ये हो गया दोस्तों दो अंकों का, यानी कि दो संख्याओं का LCM और HCF निकालना। अगर 3 संख्याएं हो तब कैसे हम निकालेंगे? 24, 36, 48। जैसे 24, 36 और 48 हो, तब अगर हमें निकालना हो LCM और HCF तो कैसे निकालेंगे? इनका भी अभाज्य गुणनखंड करो पहले। दो एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब 36 का अभाज्य गुणनखंड करो। 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 48 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब इन संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख लो। 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। और 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। कितने बार 2 हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 3 हो गया। अब हमें निकालना है दोस्तों LCM और HCF। तो पहले हम निकालते हैं HCF। HCF कैसे निकाला जाता है? जो सब में कॉमन होगा वही हमारा HCF होता है। तो सब में कॉमन क्या है? ये 2 कॉमन है सब में। और क्या कॉमन है? फिर से 2 कॉमन है सब में। और कुछ कॉमन है? सब में 3 कॉमन है। और कुछ कॉमन है? नहीं है। सब में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। यहां पर भी 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो ये इनको हम एक बार लिखेंगे 2, ये हो गया। अब इनको लिखेंगे फिर से 2, अब इनको लिखेंगे हम 3। तो इनका गुणा करो, कितना हो गए? 2 दूना 4, 4 तिया 12। HCF हमारा कितना आ गया? 12। अब हम निकालते हैं LCM। LCM कैसे निकाला जाता है? जो सब में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब LCM में एक और दिक्कत होती है, क्या? अगर 3 संख्याएं हैं, हमने पहले 2 संख्या निकाला तो जो बच जाती थी संख्याएं उनको हम लिख लेते थे। लेकिन जब 3 संख्याएं होती हैं LCM निकालते हैं
तो हम ये देखते हैं जो 2 में भी कॉमन रहेंगे उनको भी हम लेंगे। जैसे ये 2 यहां पर भी आ रहा है और 2 यहां पर भी आ रहा है, तो इनको भी हम कॉमन करेंगे। तो ये हो गया 2। अब बचे हुए बाकी को हम लिख लेंगे। तो यहां पर 3 बचा है और 2 बचा है, तो गुणे 3 गुणे 2। एलसीएम कैसे 3 संख्याओं का निकालते हैं? एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले जो सब में कॉमन होंगे उनको लिख लेंगे एक एक बार। फिर अगर कोई संख्या 2 में भी कॉमन है, यानी कि 2 चीजों में ही कॉमन है, तो उनको भी हम कॉमन करके एक बार लिखेंगे और फिर बचे हुए बाकी अंकों को लिख लेंगे। तो गुणा करो, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 24 तिया कितना होगा? 24 तिया 72। गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो ये हो गया 24 गुणे 3 दूना 6। गुणा करो कितना आएगा? 6 चौक 24 के हासिल 2, 6 दूना 12, 12 दो 14। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 144। तो दोस्तों हमने सबसे पहले क्या सीखा? सबसे पहले सीखा हमने कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? आज तक जितनी भी संख्याएं हम पढ़े हैं वो सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या क्या नहीं होती इसको भी हमने देखा। वास्तविक संख्या क्या नहीं होती हैं? जैसे रूट में अगर माइनस वाली संख्याएं आ जा रही हैं तो उनको हम वास्तविक संख्या नहीं कहते हैं। तब उनको कौन सी संख्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक संख्या आपको क्लास 11th के मैथ में 11वीं क्लास में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। फिर हमने क्या सीखा? हमने देखा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? कहता है किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और हमने क्या सीखा? हमने सीखा भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। फिर हमने सीखा कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। पहले हमने देखा दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? पहले देखेंगे कि जो कॉमन होगा उसको लिख लेंगे, जो दोनों में कॉमन हो जाएगा वही हमारी एचसीएफ हो जाएगी। तो ये हमारा 3 आ गया। फिर हम क्या करेंगे? एलसीएम जब निकालेंगे तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और बचे हुए अंकों को लिख लेंगे। फिर हमने सीखा 3 संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? पहले उनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो देखेंगे सब में कौन सी अंक कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर हमने देखा 2, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है और ये 3 कॉमन है। तो जो कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे। यहाँ पर हमने एक बार लिख लिया, फिर इसको हमने एक बार लिख लिया और ये हमारा 3 कॉमन था, इसको भी लिख लिया और इनका गुणा कर लिया तो हमारा 12 आ गया। तो एचसीएफ कितना हो गया? 12। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? जब 3 अंकों का 3 संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है तो क्या करते हैं? जो सब में कॉमन होगा उसको तो लिखेंगे ही एक एक बार। फिर जो अंक 2 में कॉमन होगा, यानी कि जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, ये तीसरे इसमें 2 नहीं है तो ये बेशक ही 2 में है तो इसको भी हम कॉमन कर लेंगे। तो इनको हमने लिखा एक बार, फिर बचे हुए संख्याओं को लिख लेते हैं। तो इनको हमने लिख लिया और गुणा कर लिया, हमारा एलसीएम आ गया। तो दोस्तों आज इतना ही। अब हम कल करेंगे 1.1 का पहले उदाहरण करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।